Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the part 3 of September month for your CLAT 2026 examination. In this part we shall be discussing the current affairs related to economy and government schemes which were in news in September 2025 month. I have already covered the August month in detail. वो बहुत ज़्यादा important month था, काफ़ी सारे topics ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे. सितंबर का जो पार्ट 2 था जिसके अंदर मैंने IR डिस्कस किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अंदर नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सितंबर के पार्ट 1 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आई डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो उसके ऊपर स्टांस था वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद में ये जो इकोनॉमी वाला पार्ट है इसके अंदर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जो सितंबर के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, जीएसटी को रिवैम्प किया गया है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वी विल डिस्कस दैट टुडे. उसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025. तो इट इज बेसिकली अ रिपोर्ट विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो जिसे हम कहते हैं. 1967 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था वीपो को. तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है. इसके अंदर इंडिया की रैंक 33 आई है इस बार. इंडिया इज इंप्रूविंग ईच एंड एवरी ईयर. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी PM स्वनिधि 2.0. तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, ठेले वाले जो होते हैं, इनके लिए एक गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई थी ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन. ठीक है, जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन जब इनके बिजनेसेस वगैरह बंद हो गए थे स्ट्रीट वेंडर्स के, इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था PM स्वनिधि. अब उसका सेकंड फेज 2025 में स्टार्ट हो गया, 2030 के अंदर खत्म होगा. तो इसका बजट क्या है, कंसर्न मिनिस्टर्स कौन कौन है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में जो चौथा टॉपिक है दैट इज 5 ईयर कंप्लीशन और 5 ईयर रिव्यू ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज बेसिकली a government scheme which was launched in order to revamp the प्रोडक्शन और द एक्सपोर्ट ऑफ फिशेज इन आर कंट्री. ठीक है, इनलैंड फिशिंग भी काफ़ी होती है हमारे देश के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और कोस्टल एरियाज भी काफ़ी है. इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है. तो कोस्टल एरियाज में भी फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो उसके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी 5 साल पहले. तो इसका 5 ईयर रिव्यू हम देखेंगे, 5 साल इसको पूरे हो चुके हैं. तो दिस इज द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 3 ऑफ सितंबर 2025 मंथ. इसके बाद में एक पार्ट और बचता है सितंबर का, जो पार्ट 4 होगा. उसके अंदर एक एनवायरनमेंट का टॉपिक होगा, उसके अलावा कुछ साइंस, टेक और डिफेंस के टॉपिक होंगे. तो मेजरली ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक 1-2 मिनट के अंदर बोले हैं. उसके बाद में अक्टूबर के अंदर कुछ खास टॉपिक्स नहीं है, और नवंबर के अंदर तो 2-3 वीक्स हमें कवर करने हैं जिसके वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा. शायद 2 पार्ट्स के अंदर नवंबर कंप्लीट हो जाएगा. तो आई हैव अपलोडेड अगस्त, आई हैव अपलोडेड लगभग सितंबर. ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो और है. उसके बाद में अक्टूबर 2-3 वीडियोस, और नवंबर के 1-2 वीडियोस हो गए. दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो अपलोडेड द मेजर लॉज फॉर लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट. डिटेल्ड वीडियोस मैंने बना के उनके अपलोड करे हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियोज ही है वैसे तो. और 8 वीडियोज लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हैं, मॉड्यूल 1. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के 8 वीडियोस है, मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 3 लॉ ऑफ क्राइम, जिसके अंदर मिसलेनियस क्राइम्स भी कवर्ड है, NDPS वगैरह जो है. ठीक है, ये 9 लेक्चर का है. और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने एक डिटेल्ड मॉड्यूल बनाया है जिसके ऊपर टोटल 12 लेक्चर्स है. तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द GST 2.0 रिफॉर्म्स. तो GST के बारे में आपको पता ही होगा, 2017 के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, या फिर एक नया लॉ बनाया था GST, जिसके अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया गया था. 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये लागू किया गया था. पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब हम कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर कोई भी सर्विस अवेल करते हैं तो हमें कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. तो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था वो बहुत डिफिकल्ट सा और बहुत स्कैटर्ड सा लॉ था, बिकॉज कई सेस लग जाते थे, कई वैल्यू एडेड टैक्सेस लग जाते थे, कई स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कई पे कुछ टैक्स लगा देती थी. तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था. ठीक है, अब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन को एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए GST लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर. ठीक है, अब 7-8 साल बाद में गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने चाहिए. तो हम GST के बारे में बात करेंगे. ओल्ड स्कीम, ओल्ड टैक्स स्लैब्स क्या थे, नए टैक्स स्लैब क्या है, नए चेंजेस क्या है, AI और डिजिटल कंप्लायंस के मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा GST कॉम्पनसेशन नाम की एक चीज होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज GST 2.0 रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लैट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द
इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई, ठीक है। देयर वाज अ मीटिंग ऑफ अ जीएसटी काउंसिल व्हिच वाज बीइंग हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये तो शायद आपको पता ही होगा, इजी है काफी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मीटिंग को चेयर किया था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अप्रूव्ड अ मेजर रिफॉर्म नेम्ड जीएसटी 2.0 रिजीम, ठीक है। तो इस मीटिंग के अंदर जीएसटी काउंसिल ने मेजर रिफॉर्म्स अप्रूव किए जीएसटी रिजीम के अंदर, जिसको जीएसटी 2.0 भी हम कहते हैं। उसके बाद में इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट चेंज इन जीएसटी सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। तो जीएसटी को जब 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेके अब तक 8 सालों के अंदर सबसे बड़ा चेंज अगर जीएसटी रिजीम के अंदर कोई आया है तो वो ये वाले रिफॉर्म्स ही है जो इस साल सितंबर के अंदर हुए थे। उसके बाद में The reform aims to simplify the tax slabs, reduce confusion and make compliance easier for the businesses, ठीक है। तो इन रिफॉर्म्स का एम क्या है, तो एक तो जो टैक्स स्लैब है उनको कम किया गया है पहले के मुकाबले, कंफ्यूजन को कम करना है और कंप्लायंस को इजी बनाना है। पहले जीएसटी का कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लगभग कई सारे बिजनेसेस को तो हर वीक या फिर हर डे या फिर हर महीने कंप्लायंस करना पड़ता था, जो छोटे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ से रिलेटेड भी इसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव करी गई है, टेक्नोलॉजी से इसको ज़्यादा कनेक्ट किया गया है, तो काफी सारे सुधार इसके अंदर किया गया है जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद में मैनी स्टेट्स सपोर्टेड दीज रिफॉर्म्स एज दे ब्रिंग स्टेबिलिटी इन रेवेन्यू, काफी सारी राज्य सरकारों ने इसे सपोर्ट किया क्योंकि रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर ये एक स्टेबिलिटी लेके आता है। उसके बाद में ओवरऑल जीएसटी 2.0 मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम विद फ्यूअर स्लैब एंड बेटर डिजिटल मॉनिटरिंग। तो हम एक मॉडर्न इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अंदर स्लैब कम है, मतलब टैक्स के जो स्लैब है वो काफी कम कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले 5-6 स्लैब हुआ करते थे, अब टोटल 3 ही कर दिया, और उसके अलावा डिजिटल मॉनिटरिंग करके हम टैक्स इवेजन को रोकने की भी कोशिश करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2017 थ्रू 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को कब लॉन्च किया गया था, 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था 1 जुलाई को, और अमेंडमेंट कौन सा है, संविधान के अंदर एक बदलाव किया गया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। रिप्लेसिंग सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से लगाए जाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके अंदर वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इन सबको एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लेके आया गया, उसको जीएसटी कहते हैं। द एम वाज टू क्रिएट एन यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है। तो एक नेशनल यूनिफाइड मार्केट बनाने का एम था, और जो मल्टीपल टैक्सेस थे उनकी वजह से जो भी कंप्लायंस में दिक्कत आती थी या फिर कंफ्यूजन्स क्रिएट होते थे उनको रिमूव करने के लिए इस जीएसटी को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च वाज अरुण जेटली। तो जब जीएसटी लॉन्च किया गया था उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर का जो नाम है वो अरुण जेटली है, ठीक है, ये याद रख लेना आप। जीएसटी इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हो तो उसके अंदर जो जीएसटी लगता है तो आप देखना उसमें 2 अलग अलग जीएसटी लगे हुए होते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी का हिस्सा जाएगा, और एसजीएसटी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। उसके बाद में आईजीएसटी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में इन फर्स्ट फ्यू इयर्स जीएसटी इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी बट फेस चैलेंजेस लाइक हाई कंप्लायंस लोड एंड स्लैब कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जीएसटी की वजह से ट्रांसपेरेंसी तो इंप्रूव हुई, क्योंकि जो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी थे, वैट लगता था, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो इन सारी चीजों को तो इंप्रूव किया जीएसटी ने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा काफी सारी दिक्कतें भी आई, चैलेंजेस भी आए। जैसे एक तो कंप्लायंस का लोड ज्यादा था छोटे बिजनेसेस के ऊपर मेनली, और स्लैब की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो पुराने जीएसटी के स्लैब थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। तो इस वजह से काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, और इनिशियली रेवेन्यू भी कम आया था एज कंपेयर टू व्हाट वाज बीइंग अचीव्ड बाय दीज पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बट लेटर ऑन ये चीजें सारी सॉर्ट आउट हो गई है, और अब ये नए रिजीम के थ्रू गवर्नमेंट ने और इंप्रूव करने की कोशिश करी है। अब पुराने जीएसटी के स्लैब की अगर हम बात करें तो एट द इंट्रोडक्शन जीएसटी यूज 5 टैक्स स्लैब्स, ठीक है। तो शुरुआत में कितने स्लैब यूज किए जाते थे जीएसटी के अंदर, टोटल 5 स्लैब थे, जिसके अंदर 0% मतलब एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। फिर 5% का स्लैब था, 12% का स्लैब था, 18 एंड 28, ठीक है। तो दीज वर द स्लैब्स अलोंग विद अ कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। एक कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स। तो एक तो लग्जरी गुड्स के ऊपर और सिन गुड्स के ऊपर, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट्स वगैरह हो गए, अल्कोहल वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी एक कॉम्पनसेशन सेस लगता था, ठीक है। तो टोटल 5 स्लैब हो गए और एक कॉम्पनसेशन सेस और हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए एसेंशियल फूड आइटम सच एज अनब्रांडेड ग्रेन्स एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन वर एग्जेम्प्ट, ठीक है। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, 0% था एसेंशियल फूड आइटम्स और
लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में मास यूज आइटम्स लाइक फुटवेयर एंड पैकेज फूड वर कैप्ट एट 5%, ठीक है। जो पैकेज फूड आइटम्स है और फुटवेयर वगैरह इनके ऊपर 5% जीएसटी लगता था पहले। स्टैंडर्ड गुड्स एंड मैनी सर्विसेज वर प्लेस्ड अंडर 18% स्लैब। तो अगर आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदोगे या फिर अगर आप कोई भी लैपटॉप वगैरह खरीदोगे या फिर आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो तो वहां पे जीएसटी 18% था। उसके बाद में लग्जरी कार्स, टोबैको प्रोडक्ट एंड हाई एंड अप्लायंसेज अट्रैक्टेड 28% प्लस सेस, ठीक है। तो लग्जरी कार हो गए, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, हाई एंड अप्लायंसेज हो गए और इनके ऊपर 28% का टैक्स लगता था प्लस सेस भी लगता था, मतलब एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता था। दो कॉम्पनसेशन सेस ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स लाइक टोबैको एंड अल्कोहल, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल। तो दीज आर द ओल्ड टैक्स स्लैब्स। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द न्यू जीएसटी 2.0 स्लैब्स, ठीक है। नए स्लैब्स क्या क्या है तो देखो इनको कम किया गया है। एक तो है 0% मतलब एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में 5% है, 18% है और 40% है, ठीक है। 12 और 28% वाले जो स्लैब है इनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 4 स्लैब्स दैट इज 0, 5, 18 एंड 40। 12 और 28% के जो स्लैब है इनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब 0% वाले के अंदर कौन कौन आता है तो वही असेंशियल अनप्रोसेस्ड फूड और लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। उसके बाद में 5% के स्लैब के अंदर अगर आप देखें तो पैकेज फूड हो गया, डेयरी आइटम्स लाइक मिल्क, पनीर, कर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, सोप हो गए, शैम्पूज हो गए, बेसिक मेडिसिन हो गई, ठीक है। ये 5% के अंडर है। 18% स्लैब की अगर बात करें तो ये मेन स्टैंडर्ड रेट है फॉर सर्विसेज, सीमेंट, अप्लायंसेज एंड रेस्टोरेंट डाइनिंग, ठीक है। उसके बाद में हाई एंड 40% स्लैब इज अप्लाइड टू सिन गुड्स सच एज सिगरेट्स, गुटखा, पान मसाला एंड सम लग्जरी आइटम्स मेंटेनिंग रेवेन्यू फ्रॉम हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब 40% जीएसटी लगेगा किन के ऊपर? सिगरेट्स हो गए, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गया, ठीक है। इनको सिन गुड्स माना जाता है, ठीक है। तो इनके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। पहले 28 प्लस सेस था, ठीक है। अब 40 कर दिया गया है इसे, ठीक है। दीज आर द न्यू जीएसटी 2.0 स्लैब्स। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। इस इमेज के अंदर भी थोड़ा बहुत डिपिक्शन आपको दिख सकता है, जैसे ये फूड ग्रेन्स और मेडिसिन जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है इनके ऊपर 0% है। उसके बाद में 5% टैक्स जो है वो ये शैम्पू, सोप वगैरह इनके ऊपर है, ठीक है। रेस्टोरेंट डाइनिंग 18%, लग्जरी गुड्स 40%, ठीक है। सिन गुड्स ये भी अगेन सिगरेट्स वगैरह के पैकेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 40% है। स्टैंडर्ड सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट वगैरह ये सब है, ठीक है। असेंशियल गुड्स ये 18% के अंदर है। असेंशियल गुड्स जो है वो 5% के अंदर है। तो इसके अंदर आप सब्जी और फल फ्रूट वगैरह देख सकते हो और एडिबल ऑयल आप देख सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंस अपग्रेड्स। तो टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस के ऊपर भी जीएसटी काउंसिल ने थोड़ा बहुत काम किया है। तो इट स्ट्रांगली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में इट इंट्रोड्यूसेस एआई बेस्ड रियल टाइम इनवॉइस मैचिंग टू डिटेक्ट मिसमैच एंड कर्व फेक इनवॉइसेस, ठीक है। तो कई लोग ऐसे थे जो फेक इनवॉइसेस वगैरह जनरेट करके जीएसटी के पोर्टल के ऊपर लगा देते थे, तो उनको कर्व करने के लिए एआई को भी इंटीग्रेट किया गया है जीएसटी 2.0 रिजीम के अंडर। उसके बाद में ब्लॉकचेन ऑडिट ट्रेल्स विल मेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर रेजिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल टैक्स पेयर में फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स टू रिड्यूस कंप्लायंस प्रेशर। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका ज्यादा जीएसटी नहीं लगता है, जो छोटी मोटी दुकानें या छोटे मोटे बिजनेसेस चलाते हैं, वो साल में 4 बार मतलब 3-3 महीने में एक बार टैक्सेस वगैरह फाइल कर सकते हैं। रोज उनको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है या मंथली बेसिस पे टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, ताकि उनके लिए कंप्लायंस थोड़ा सा इजी हो सके। उसके बाद में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स 15 to 20% इंक्रीज इन जीएसटी रेवेन्यू ड्यू टू दीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की वजह से ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया और उसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस हो गया, कंप्लायंस के ऊपर थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है। इस वजह से टोटल 15 से 20% रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज होगा, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है, ठीक है। तो these are the technology and compliance upgrades under the new GST regime। उसके बाद में जीएसटी कॉम्पनसेशन की हम बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे राज्य सरकारों की ये शिकायत थी कि उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, मतलब जितना पैसा उन्हें मिल रहा है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो कम हो जाएगा। तो सरकार ने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जितना भी रेवेन्यू लॉस आपका होगा वो 5 साल तक हम कंपनसेट करेंगे, जिसको हम जीएसटी कॉम्पनसेशन कहते हैं, ठीक है। तो जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन 2017। द सेंटर प्रॉमिस द स्टेट्स दैट देयर रेवेन्यू वुड नॉट फॉल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अगर रेवेन्यू गिरा तो सरकार उनको, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉम्पनसेशन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है येलो फॉन्ट के अंदर, इफ रेवेन्यूज ड्रॉप द सेंटर वुड पे कॉम्पनसेशन यूजिंग मनी कलेक्टेड फ्रॉम कॉम्पनसेशन सेस ऑन सिन गुड्स। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू
ड्रॉप होने पे कॉम्पनसेट करेगी यूजिंग द कॉम्पनसेशन सेस। जो टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस लगता था उसको यूज करके गवर्नमेंट इनको कॉम्पनसेट करेगी। उसके बाद में कॉम्पनसेशन ओरिजिनली एंडेड इन जून 2022 बट मनी वाज स्टिल नीडेड टू रीपे द लोन्स टेकन टू पे स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सारे लोन लेने पड़े थे कोविड-19 के टाइम पे ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा बहुत पैसा दिया जा सके। अंडर जीएसटी 2.0 द काउंसिल डिसाइडेड दैट कॉम्पनसेशन सेस ऑन tobacco, गुटखा, पान मसाला एंड सिमिलर गुड्स विल कंटिन्यू अंटिल ऑल पेंडिंग लाइबिलिटीज आर क्लियर। ठीक है, तो जब तक वो जो कोविड-19 के टाइम पे लोन लिए थे वो हम पूरे रीपे नहीं कर देते हैं तब तक ये कॉम्पनसेशन सेस लगता रहेगा, मतलब ज्यादा टैक्स इनके ऊपर लगता रहेगा टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह पे। दिस हेल्प प्रोटेक्ट स्टेट फाइनेंसेस व्हाइल अदर सेक्टर मूव टू न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से अब सिन गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है, बाकी चीजों को नॉर्मल जीएसटी स्ट्रक्चर के अंडर कर दिया गया है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर डन एंड डस्टेड विद जीएसटी 2.0 रिजीम। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक। वीपो इसे हर साल रिलीज करता है। वीपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लॉ के हिसाब से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आईपीआर वो एक लीगल रीजनिंग का पार्ट भी है। लीगल रीजनिंग के अंदर मिसलेनियस लॉज के अंदर भी वो आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे आप देखिए जीआईआई रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज बाय वीपो ऑन 16 September 2025। ठीक है, इन 2025 इंडिया रैंक 33rd आउट ऑफ 132 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या आई है, 33rd आई है 132 देशों के अंदर, 132 कंट्रीज के अंदर। ये चीज आप याद रख लेना, ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है। शोइंग अ स्टडी राइज फ्रॉम 81st इन 2015। 2015 में हमारी 81st रैंक थी, 2018 के अंदर हमारी 57th रैंक थी, 2020 के अंदर हमारी 48th रैंक थी और 2023 के अंदर हमारी 40th रैंक थी। मतलब हम लगातार ही इंप्रूव कर रहे हैं। पहले 81st थे, फिर उसके बाद में 57 पे आए, फिर 48, फिर 40, फिर उसके बाद में अभी इस साल हमारी जो रैंक है वो 33rd है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप याद रख लेना। और टोटल कंट्रीज कितने थे, 132 कंट्रीज टोटल थे इसके अंदर। ठीक है, इंडिया रिमेन नंबर 1 इनोवेटर इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया फॉर 6th ईयर इन अ रो। तो सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर इंडिया की रैंक 1 है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन मोर देन 80 इंडिकेटर्स। 80 इंडिकेटर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं इस रैंक को निकालने के लिए, जिसके अंदर मेजर कौन से है, एक तो पेटेंट्स है, कितने पेटेंट्स किसी देश के अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना स्पेंड कर रही है कोई कंट्री, स्टार्टअप्स की क्या स्ट्रेंथ है और डिजिटल एक्सपोर्ट्स कितना है। ठीक है, तो दीज आर द this is the introduction regarding the global innovation index. If you want to screenshot you can do that. Now moving forward with the next thing, that is key highlights of India's performance. तो इंडिया के परफॉर्मेंस के मेजर हाइलाइट्स हम एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया रैंक 33rd ग्लोबली एंड फर्स्ट इन इट्स इनकम ग्रुप। ठीक है, इंडिया का जो इनकम ग्रुप है ना, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या थे, एक तो आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट्स। आईसीटी सर्विस का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसके अंदर विप्रो, इन्फोसिस वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया है। बैंगलोर एंड हैदराबाद वाले जो बेल्ट है, और आजकल तो नोएडा और गुड़गांव वाला बेल्ट भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इंडिया ने आईसीटी एक्सपोर्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सर्विसेज के एक्सपोर्ट के अंदर काफी अच्छा काम किया है। ये स्ट्रॉन्ग एरिया इंडिया का। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। उसके बाद में स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है इंडिया का। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे वर लिस्टेड अमंग टॉप 200 ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में इंडिया के जो यूपीआई और आधार जैसे गवर्नमेंट मॉडल्स है, इनकी भी काफी तारीफ हुई है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एरियाज। वीक एरियाज क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी वीक है इंडिया के अंदर। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है हमारे पास और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, बट इंडस्ट्रीज और उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। इस वजह से जॉब वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक वीक एरिया है इंडिया का। उसके बाद में पेटेंट का कमर्शियलाइजेशन नहीं है, मतलब लोग पेटेंट करवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उस चीज को बेचना कैसे है और उसको कमर्शियलाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, तो दीज आर 3 वीक एरियाज। ठीक है, और ये टोटल 5 स्ट्रॉन्ग एरियाज है जो WII नहीं, ये जो GII रिपोर्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट है जो विपो ने निकाली है, उसने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो दीज आर द की हाइलाइट्स एंड इंडियाज परफॉर्मेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विपो, GII और इंडिया का रोल, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विपो क्या है, तो देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में एज ए स्पेशलाइज UN एजेंसी हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा। ठीक है, तो ये IPR रिलेटेड UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के
अंदर है, ये भी याद रख लेना, एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीआईआई वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2007, पहली बार जीआईआई कब लॉन्च किया गया था? 2007 के अंदर, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड वीपो बिकेम अ लीड पब्लिशर इन 2011, ठीक है, वीपो इसको पब्लिश करने लग गया 2011 से। इंडिया बिकेम अ वीपो मेंबर स्टेट इन 1975, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया कब मेंबर बना था वीपो का? 1975 के अंदर। नाउ one of the world's fastest growing patent filing countries, with Indian residents filing nearly 90,000 patent applications in 2024-2025। तो अब आज के डेट में इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पेटेंट फाइलिंग कंट्री बन गया है। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने पिछले साल ही लगभग 90,000 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल करी थी, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर इन इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट आइडेंटिफाइड 3 मेजर इंडियन इनोवेशन क्लस्टर्स इन टॉप 100 ग्लोबल साइंस टेक क्लस्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने ग्लोबल साइंस एंड टेक क्लस्टर्स भी बताया कि जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली का आपको पता ही होगा, जहाँ से फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन जैसे ब्रांड्स निकले हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में भी ऐसे 3 क्लस्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एक तो है बेंगलुरु नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दिल्ली एनसीआर, और नंबर 3 पे मुंबई पुणे, ठीक है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड इंडियाज राइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जो अभी 0.9% है जीडीपी का। मतलब इंडिया अपनी जीडीपी का लगभग 1% हिस्सा, और या फिर प्रेसाइजली 0.9% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। ये बढ़ रहा है, बट हमें इसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपेंशन ऑफ आईआईटीज आईआईएससी लेड रिसर्च एंड इंक्रीजिंग वेंचर कैपिटल इनफ्लोज, तो ये चीज भी इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए की चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक तो R&D के ऊपर जो स्पेंडिंग है उसका ग्लोबल एवरेज है 2 से लेकर 2.5% तक, जबकि इंडिया स्पेंड कर रहा है जीडीपी का 0.9%। तो ये हमें बढ़ाना है। वीक टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, तो पेटेंट तो हम करवा लेते हैं लेकिन वो ज्यादातर अनयूज्ड रहता है, लोगों को पता ही नहीं उन्हें कमर्शियलाइज कैसे करना है। तो ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए कि जो भी पेटेंट हम फाइल कर रहे हैं उनका कमर्शियलाइजेशन भी हम कर पाए। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप, ताकि जॉब्स वगैरह बेटर लगे, बेटर रिसर्च हो सके, ठीक है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। रीजनल इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर रहती है, साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स डोमिनेट कर रहे हैं इनोवेशन को, जबकि ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो थोड़े से पीछे रह रहे हैं। इसके ऊपर भी इंडिया को काम करने की जरूरत है। और लिमिटेड सपोर्ट फॉर विमेन लेड एंड रूरल इनोवेशन, रूरल इंडिया के अंदर इनोवेशन की आज भी कमी है, ठीक है। दीज आर द की चैलेंजेस। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द सजेशंस फॉर आवर कंट्री, तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 2% तक बढ़ाओ, ठीक है, 2030 तक ये रिकमेंड किया है जीआईआई ने। उसके बाद में एक्सपेंड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू सपोर्ट एआई, क्वांटम टेक, बायोटेक एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीजें हैं ना, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो देखो और देशों ने काम काफ़ी कर लिया, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ये नीश एरियाज है, इनके ऊपर इंडिया अभी से काम कर सकता है। इंडिया हैज़ गॉट ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ग्रीन एनर्जी एंड डीप टेक सेक्टर, ठीक है। स्ट्रेंथन स्टेट लेवल इनोवेशन मिशंस इन ऑल स्टेट्स, मतलब सरकार इनोवेशन मिशंस को लॉन्च करे या फिर कोई इंसेंटिवाइज करे लोगों को। और इंप्रूव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग नेशन वाइड। तो एक आईपीआर की अवेयरनेस भी कम है, जैसे आप लोगों को तो शायद पता होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो यू आर वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इंजीनियर्स वगैरह, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अवेयरनेस कम है आईपीआर के रिगार्डिंग इंडिया में, तो इसको भी थोड़ा बहुत बढ़ाना है। ये एक मतलब वे फॉरवर्ड के अंदर आता है, ये एक सजेशन है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। वी आर डन एंड डस्टेड विद द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पीएम स्वनिधि 2.0। तो ये 2020 के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब ये जो ठेले वाले जो होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके कोविड-19 के अंदर बिजनेसेस वगैरह बंद हो गए थे, ठीक है। तो इसको वापस रिवैम्प किया गया है, इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, इसका बजट बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो पीएम स्वनिधि, Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi was launched on 1st of June 2020 by Prime Minister नरेंद्र मोदी वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली लॉन्च किया था पीएम मोदी ने इसे 1 जून 2020 को ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन टू सपोर्ट लैक्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हुज इनकम हैज स्टॉप, ठीक है, जिनकी इनकम एकदम खत्म ही हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो स्ट्रीट वेंडर्स कैसे इनकम वगैरह करेंगे, ठीक है, क्या बेचेंगे वो जाके, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जब लॉकडाउन रेज होने लग गया, लॉकडाउन हटने लग गया, ठीक है, उस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है। इन 2025 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड द पीएम स्वनिधि 2.0 एंड एक्सपेंडेड वर्जन, ठीक है। तो अब इसको 5 साल के लिए और एक्सपेंड कर दिया गया है, दैट इज पीएम
Swanidhi 2.0 scheme is now extended till 31st March 2030 with a total budget of 7,332 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इस 5 साल का बजट कितना है? 7,332 करोड़ रुपए का बजट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने ही इसे वापस लॉन्च किया है। स्कीम का नाम क्या है? पीएम स्वनिधि 2.0, और ये सबसे पहले लॉन्च कब हुई थी? 1 जून 2020 को मोदी जी ने इसे वर्चुअली लॉन्च किया था। ठीक है, द न्यू टारगेट इज टू सपोर्ट 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशियरीज हु आर नॉट कवर्ड अर्लियर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, इनमें 1,15,00,000 वेंडर्स को हमें सपोर्ट करना है। ये हमारा नया टारगेट है। 50 लाख नए वेंडर्स को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद में स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनके मिनिस्टर का नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हिज नेम इज हरदीप सिंह पुरी। उनकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट। 2020 से 2025 तक के क्या अचीवमेंट थे? तो देखो, ओरिजिनली जो लोन्स थे, कोलेटरल फ्री लोन्स, मतलब आपको कोई भी कागज वगैरह नहीं रखने हैं, गोल्ड वगैरह नहीं रखना है, कुछ भी प्लेज नहीं करना है लोन लेने के लिए। कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते थे सबसे पहले 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टाइमली रीपेमेंट। अगर मान लो किसी ने 10,000 का लोन लिया, फिर टाइमली दिया, फिर उसको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। टाइमली अगर वो चुकाया तो 50,000 का लोन सरकार की तरफ से मिलता था, तो जो कोलेटरल फ्री था और प्रोसेस भी काफी ईजी था। ठीक है, बिटवीन 2020 एंड July 2025, over 96 lakh loans worth rupees 13,797 crore were sanctioned, benefiting 68 lakh vendors across India। ठीक है, तो 96 लाख लोन्स सैंक्शन किए गए टोटल। ठीक है, और इनकी टोटल वैल्यू थी 13,797 करोड़ रुपीस, और 68 लाख वेंडर्स को पूरे इंडिया में इसका फायदा हुआ। ठीक है, इट प्रोमोटेड डिजिटल इंक्लूजन एज वेल एज इन 47 लाख वेंडर्स मेड 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन। और ये इस मतलब वर्थ के ट्रांजेक्शन हो गए थे। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ नहीं आ सकती एग्जाम के अंदर, इतने डेटा नहीं पूछे जाएंगे। ऊपर वाला डेटा फिर भी इंपॉर्टेंट है, और इनको इतना कैशबैक भी मिला, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। मैनी वेंडर रिसीव्ड वेंडर आईडी कार्ड्स आफ्टर अर्बन लोकल बॉडी सर्वेस विच हेल्प्ड देम एक्सेस बैंक अकाउंट्स एंड फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, तो काफ़ी सारे वेंडर्स को वेंडर आईडी कार्ड्स भी मिले अर्बन लोकल बॉडीज़ के सर्वेस के आधार पे। और जैसे जैसे इन्होंने कोलेटरल फ्री लोन्स वापस दिए, तो इनका सिविल स्कोर या फिर जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बनने लग गया, तो इनको फॉर्मल लोन्स मिलना भी आसान हो गया। उसके बाद में द स्कीम वाज रिकॉग्नाइज्ड नेशनली एज इट रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2023। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो दीज आर द बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट ऑफ द ओरिजिनल पीएम स्वनिधि स्कीम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द की फीचर्स। ठीक है, मेन फीचर्स क्या क्या है? तो अब देखो, एक तो लोन साइजेस को बढ़ाया है, तो थर्ड लोन है वो तो सेम ही है। थर्ड लोन तो पहले भी 50 था, अब भी 50 है। जो सेकंड लोन है वो पहले 20,000 था, 20 से इसे 25 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट लोन है वो पहले 10,000 था, अब इसे 10 से 15 कर दिया गया है। ठीक है, तो दीज आर द इंक्रीज लोन साइजेस। ठीक है, वेंडर्स हु रीपे ऑन टाइम विल नाउ रिसीव अ यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड हेल्पिंग देम एक्सेस स्मॉल क्रेडिट इंस्टेंटली। तो जो भी वेंडर्स टाइम पे पैसा देंगे उनको एक यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि उनको बार बार बैंक में जाके लोन ना लेना पड़े। ठीक है, उसके बाद में कवरेज एक्सपेंडेड टू टाउन, सेमी अर्बन एरियाज, स्मॉलर म्युनिसिपैलिटीज, जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, तो इसका कवरेज भी बढ़ाने का गवर्नमेंट का प्लान है। द प्रोग्राम स्ट्रेंथन्स स्वनिधि से समृद्धि। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि, ये येलो फॉन्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको याद रख लेना। लिंकिंग वेंडर्स टू स्कीम सच एज जनधन योजना, जिसके अंदर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, अटल पेंशन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा स्वनिधि से समृद्धि के अंडर। ठीक है, तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ स्वनिधि 2.0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिजिटल पेमेंट्स एंड वेलफेयर लिंकेजेस। तो इट कंटिन्यूज टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, क्यूआर एंड डिजिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का शुरुआत से ही काफी ध्यान रहा है सिंस द डीमोनेटाइजेशन 2016। ठीक है, ये उसको और एक्सटेंड करने की ही कोशिश है। उसके बाद में वेंडर कैन अर्न कैशबैक इंसेंटिव्स फॉर फ्रीक्वेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन हेल्पिंग बिल्ड देयर क्रेडिट हिस्ट्री। मैनी स्टेट्स सच एज यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश रिपोर्टेड रैपिड अडॉप्शन ऑफ क्यूआर कोड अमंग द वेंडर्स। ठीक है, तो इन स्टेट्स के अंदर, ये जनरली थोड़े अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर ही आते हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनके अंदर भी स्ट्रीट वेंडर्स ने रैपिडली क्यूआर कोड्स को अडॉप्ट किया है, तो दैट इज एन अचीवमेंट। उसके बाद में स्पेशल आउटरीच ड्राइव्स कनेक्टेड
25,000 plus vendors to welfare schemes in multiple cities. These linkages make vendor part of the wider social security network. मतलब एक बार देखो फॉर्मल क्रेडिट मिल गया ना, तो उसके बाद में अगर रीपे टाइम पे किया है तो लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का भी पार्ट बने हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड। फैक्ट शीट देख लेते हैं एक बार क्या क्या है लिखा हुआ है फैक्ट शीट के अंदर। तो लॉन्च ईयर क्या था, 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी पीएम स्वनिधि, जो फर्स्ट स्कीम थी लॉन्च बाय पीएम मोदी। ठीक है, 2.0 जो एक्सटेंडेड वर्जन है ये सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। मिनिस्टर इंचार्ज कौन है, हरदीप सिंह पुरी, हु इज मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स। बजट कितना है, 7332 CR। ठीक है, ड्यूरेशन कब तक का है, 31 मार्च 2030 तक का है। टारगेट है 1.15 करोड़ वेंडर्स। ठीक है, 1 करोड़ 15 लाख वेंडर्स को टारगेट करना है, जिसमें 50 लाख नए होंगे। लोन साइजेस क्या क्या है, 15,000, 25,000, 50,000। पहले ये लोन मिलेगा, ये रीपे कर दिया, फिर ये लोन मिलेगा, फिर उसके बाद में ये लोन मिलेगा। ओरिजिनल स्कीम अचीवमेंट क्या है, 96 लाख लोन्स और इतने पैसों के लोन दे दिए थे। डिजिटल ट्रांजेक्शंस, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट शीट, इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज 5 years ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाज लॉन्च्ड इन 2020 टू इंक्रीज आवर फिश एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फिश का जो मीट है उसका एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ाने के लिए और उसकी क्वालिटी वगैरह बढ़ाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए, वेस्टेज रोकने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी। इसके 5 साल हो गए, तो इसके 5 साल का रिव्यू गवर्नमेंट ने किया है, जो हम एक बार देख लेते हैं। 3-4 स्लाइड है, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 के अंदर लॉन्च करी गई थी, आत्मनिर्भर भारत मिशन का पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में इट वाज लॉन्च टू मॉडर्नाइज द इंडियन फिशरीज सेक्टर। ठीक है, इट इज कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कवरिंग बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। ठीक है, ये पहला ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो मरीन और इनलैंड फिशरीज, ठीक है, मरीन फिशरीज मतलब जो समुद्र के अंदर या फिर सी के अंदर जो फिशिंग होती है, ओशियन के अंदर जो फिशिंग होती है, और इनलैंड मतलब जो रिवर्स वगैरह है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा रिवर है, इनके अंदर जो फिशिंग होती है, इन दोनों को इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, टोटल बजट कितना था, 20,050 करोड़ इसका टोटल बजट था। मेन गोल वर टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, एक्सपेंड एक्वाकल्चर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूव इनकम्स ऑफ द फिशर्स। तो दीज वर द मेन गोल्स। एक तो फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्वाकल्चर मतलब ये जो फार्मिंग होती है ना, जिसके अंदर मछलियों को पाला जाता है, फिर उसके बाद में उनको निकाल के बेचा जाता है। ठीक है, सो दिस इज एक्वाकल्चर। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एक गोल था और इनकम बढ़ाना था फिशर्स की। ठीक है, दीज वर द गोल्स। बाय 2025 स्कीम कंप्लीटेड 5 years गिविंग क्लियर पिक्चर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड नेशनल इम्पैक्ट। ठीक है, अभी 5 साल हो गए हैं, अब इसका एक क्लियर पिक्चर हमें मिल गया। लेट्स सी व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स। तो देखो ग्रोथ एंड प्रोडक्शन अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो इंडिया का जो फिशिंग प्रोडक्शन था वो 2020 के अंदर 141 लाख टन था। ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, अब ये 180 लाख टन हो चुका है, जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। उसके बाद में इंडिया ऑल्सो स्ट्रेंथन्स इट्स पोजीशन एज ग्लोबल सी फूड एक्सपोर्टर विथ एक्सपोर्ट अर्निंग्स क्रॉसिंग 62,000 करोड़ रुपीस। तो इंडिया ने अपने आप को एक सी फूड एक्सपोर्टर के रूप में भी एस्टेब्लिश किया है ग्लोबली, और हमारी जो अर्निंग्स है जो सी फूड एक्सपोर्ट से आई है वो 62,000 करोड़ रुपीस है। अराउंड 25 लाख फिशर्स बेनिफिटेड फ्रॉम लाइवलीहुड असिस्टेंस। ठीक है, 25 लाख फिशर्स को बेनिफिट मिला जो भी असिस्टेंस गवर्नमेंट ने दिया। द गवर्नमेंट सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ 1000 फिशरी क्लस्टर्स। ठीक है, उसके बाद में फिश फीड यूनिट्स 700 बनानी है। उसके बाद में प्रोमोटेड डिजिटल लर्निंग थ्रू मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप विच प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, तो दीज आर द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन अचीवमेंट्स। द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। तो देखो मेजर अचीवमेंट क्या था, एक तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम अचीव कर पाए, लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। पेरिशेबल प्रोडक्ट अगर 4-5 दिन में उसको कंज्यूम नहीं किया गया या फिर रेफ्रिजरेट करके नहीं रखा गया तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रा भी हमने बढ़ाया। ठीक है, तो न्यू फिशिंग हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर्स, ठीक है, फिशिंग हार्बर्स बढ़ाए गए जहाँ पे जो फिशिंग के एरियाज होते हैं जहाँ पे जनरली मछलियाँ ज़्यादा मिलती है। ये साइंटिफिकली रिसर्च कर लिया जाता है कि इस मौसम में इस एरिया में मछलियाँ ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ जाके मछलियाँ आप पकड़ोगे तो आपको टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किया गया। उसके बाद में लैंडिंग सेंटर्स ज़्यादा बनाए गए, कोल्ड स्टोरेज की चेन्स बनाई गई ताकि एक्सपोर्ट के अंदर मदद मिल सके, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स भी एस्टेब्लिश किए गए इन द कोस्टल स्टेट्स। ठीक है, दीज इंप्रूवमेंट हेल्प रिड्यूस पुअर हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, इन इंप्रूवमेंट की वजह से जो
मछली निकालने के बाद वो जो खराब हो जाती थी या सड़ जाती थी उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया, मतलब वो लॉसेस कम हुए हमारे, इंक्रीज प्रोडक्ट वैल्यू स्पेशली इन श्रिम्प एंड टिलापिया एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अब अगर हम मान लो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है और हमने उसको प्रोसेस कर लिया है तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो श्रिम्प्स के अंदर और टिलापिया, ये दो तरीके की मछलियां होती हैं, इनके एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हमने देखा। स्कीम क्रिएटेड एंड एस्टिमेटेड 60 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मोस्टली इन कोस्टल रीजन्स एंड रूरल एक्वाकल्चर जोन्स। ठीक है, स्टेट्स लाइक आंध्रा, गुजरात एंड उड़ीसा इमर्ज एज लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स के अंदर आंध्र प्रदेश और गुजरात और उड़ीसा ने काफी अच्छा किया है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर काफी अच्छा किया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। वी आर डन एंड डस्टेड विद द थर्ड लेक्चर ऑफ सितंबर 2025। इसके बाद में एक लेक्चर और बचता है जिसके अंदर एक तो एनवायरमेंट का टॉपिक है, 2-3 साइंस और टेक के टॉपिक है। उसके बाद में अक्टूबर में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मतलब 10-12, और उसके बाद में नवंबर के 2 हफ्ते मेजरली, मतलब 15 नवंबर तक का मैं कवर कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। 5-6 दिन के अंदर सारे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस। सी यू विद द नेक्स्ट वन दैट विल बी पार्ट 4 ऑफ सितंबर 2025। सी यू गाइस।